गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ग्रुपिंग करना हमारे लिए नेसेसरी हो गया। तो इसका रीजन हमने पढ़ा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स जब हो गए, जब एलिमेंट्स के नंबर बढ़ गए तो हर किसी एलिमेंट को एक सिंबल देना और फिर उस सिंबल को याद रखना मुश्किल हो रहा था। जब हमने उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी स्टडी स्टार्ट की तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करना मुश्किल हो रहा था। तो इसको इजी बनाने के लिए हमने सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले आपने डुवर्नियर के ट्राइड्स पढ़े, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। एंड इन दोनों के बाद जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मानी गई जो टेबल, वो थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ये हमारी जो है सबसे सक्सेसफुल मानी गई। क्या इनका बेसिक प्रिंसिपल था? तो मेंडलीव ने ये माना था कि जो एटॉमिक मास होता है, जो परमाणु भार होता है, वो किसी भी तत्व का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब उसके परमाणु भार पे ही डिपेंड करती हैं, यानी कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती हैं। और इस वजह से ही इन्होंने क्या किया कि सारे एलिमेंट, जो भी उस समय उनको 63 एलिमेंट्स पता थे, इन 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना इन्होंने स्टार्ट किया। और ऐसा करने पर उन्होंने ये चीज ध्यान में रखी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं, वो जिन भी तत्वों के साथ, जिन भी एलिमेंट्स के साथ सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, वो एक ग्रुप में आ जाएं। और जब ऐसा उन्होंने करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया क्या कि एक फिक्स नंबर के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद जो ये एलिमेंट्स हैं वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं। और उन्होंने इस रिपीटिशन को क्या कहा? पीरियोडिसिटी कहा, यानी कि आवर्तता कहा, कि पुनरावृत्ति जो बार बार हो रही है समान गुणों की, उसको इन्होंने पीरियोडिसिटी कहा। और इस तरह से जो इनको टेबल मिली, जो इनको सारणी मिली, इसको इन्होंने आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल कहा। इनकी पीरियोडिक टेबल की स्पेशलिटीज क्या थी? तो वर्टिकल कॉलम्स थे इनके पास, और इनके पास हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिन्होंने पीरियड्स और ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया। कुछ प्लस पॉइंट इन्होंने अपनी टेबल में ये रखे कि जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे, उन्हें अलग किया एकदम से। और साथ में जहां पर जरूरी लगा, इन्होंने गैप छोड़े। गैप छोड़ने की वजह से हमें यह भी पता चल पाया कि हम और भी एलिमेंट्स को इन्वेंट कर सकते हैं, और जिसके रिजल्ट में आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, जिनमें से 92 एलिमेंट जो हैं आपके, जो 92 एलिमेंट्स यूरेनियम तक है, 92U235, ये हमारे सारे इन्वेंटेड एलिमेंट्स हैं। ये अर्थ पर पाए जाते हैं, फ्री स्टेट या कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। बाकी जो 93 से लेकर 118 एलिमेंट्स हैं, इन्हें जो है लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है रिएक्शंस के थ्रू, और इस वजह से उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल का अभी तक का समरी थी। फिर उसके बाद हमने इनके जो एडवांटेज थे मेंडलीव के, वो पढ़े, और इनके डिमेरिट्स पढ़े। डिमेरिट्स में सबसे बड़ा डिमेरिट्स, जो सबसे पहला डिमेरिट्स था, वो परमाणु द्रव्यमानों के क्रमों में परिवर्तन था, यानी कि जो एटॉमिक मास थे उसमें चेंज आए। बाद में इन्होंने जब देखा तो पहले कुछ और एटॉमिक मासेस थे, बाद में कुछ और एटॉमिक मासेस निकल रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रखे हुए थे एटॉमिक मास, तत्वों को जब बढ़ते हुए क्रम में रखा था, सही परमाणु भार पता चलने के बाद इन्हें पता चला कि वो एक्चुअली में जो ज्यादा है, जिसका परमाणु भार, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा, वो पहले रख दिया गया है, और जिसका कम है वो बाद में। तो ये एक चेंजमेंट हुआ। दूसरा कि अनेक नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव, मीन्स लैक ऑफ स्पेस और लैक ऑफ करेक्ट स्पेस फॉर मोस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स। जो आपके न्यू एलिमेंट्स हैं, उनमें से बहुत चीजों के लिए जो है अभाव था, उनके लिए सही प्लेस नहीं थी। और तीसरा, समस्थानिक तथा समभारिक की खोज। जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स आ गए तो इनका जो मॉडल था, वो उसके ये डिमेरिट्स बन करके सामने आए, जिसे इम्प्रूव किया था मॉजले ने। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉजले की पीरियोडिक टेबल। जो आधुनिक आवर्त नियम है तथा मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जिसे मेंडलीव की ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। देखिए, मॉजले का बहुत अच्छा रोल रहा है इन्होंने, क्योंकि इनके टीचर थे, इनके मास्टर थे जो मेंडलीव थे। इस वजह से इन्होंने जो नई पीरियोडिक टेबल बनाई,
पूरा बेसिक प्रिंसिपल जो था उन्होंने मेंडलीव का ही लिया, इसलिए जो इन्होंने नई पीरियोडिक टेबल बनाई उसका नाम भी इन्होंने क्या रखा, मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट इन्होंने ये प्रॉपर्टीज खोजी, मोज़ले ने प्रॉपर्टीज खोजी कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो उनके एटॉमिक मास का फंक्शन नहीं होती हैं, उनके एटॉमिक मास का फलन नहीं होती हैं। वो किसका फलन होती हैं, वो किसका रिजल्ट है, एटॉमिक नंबर का। उन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया। और उसका रीजन क्या है, रीजन हम सबको शायद पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमारे, अगर कोई हमारा आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, मतलब कि कोई गैसियस एटम जो न्यूट्रल है या जो हमारा परमाणु है वो उदासीन है, तो उदासीन होने के कंडीशन में उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो एक तरह से जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाएंगे। और जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो प्रोटॉन नहीं होते, प्रोटॉन तो बाहर निकल ही नहीं रहे, प्रोटॉन तो केमिकल रिएक्शन कर ही नहीं रहे। केमिकल रिएक्शन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शंस। प्रोटॉन आर टोटली पैक्ड इन द न्यूक्लियस, वो तो पूरी तरह से पैक है। तो इसका मतलब कि जो ये फंक्शंस हैं ये डिपेंड किस पे करेंगे, ये डिपेंड करेंगे जाकर के इलेक्ट्रॉन पर। जो भी आपके क्या कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भौतिक गुण हैं, जो रासायनिक गुण हैं, वो उस तत्व में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेंगे। और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास में कोई रोल नहीं है, परमाणु भार में इलेक्ट्रॉनों का कोई रोल नहीं होता है। इस वजह से ही इन्हें पता चल पाया कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। और इसके बाद इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई मोज़ले ने, उसमें इन्होंने क्या किया कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना स्टार्ट किया, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने हमारे एलिमेंट्स को रखा। और उसके बाद इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो देखिए, यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक नियमित अंतर के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, और इसलिए नियमित अंतर के बाद समान गुणों वाले तत्व पुनः आते रहते हैं। If elements are arranged in increasing order of their atomic numbers, the similar properties reappear at regular intervals, and due to this, elements having same properties or similar properties appear after regular interval. On the basis of the modern periodic law, तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था इसके बेसिस पर मोज़ले ने एक पीरियोडिक टेबल प्रपोज करी, जिसे हम मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। And in this periodic table, elements are arranged in increasing order of their atomic number. अब इसके characteristics क्या थे, क्या important characteristics थे? तो देखिए, सबसे पहले तो modern periodic table is divided into horizontal rows and vertical column. जो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी थी, इसे इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों जैसे हॉरिजॉन्टल रोज व ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बांट दिया, वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। जो आपकी क्षैतिज पंक्तियां हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उन्हें आवर्त कहा गया। इस तरह से जो आपकी बनेंगी, फॉर्म होंगी, आपके पीरियड्स कहलाएंगे। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इस तरह से जो बनेंगे, इनको वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया, वर्ग अथवा समूह कहा गया। हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल अब जो ये बनाई आवर्त सारणी, इसमें पीरियड्स हैं कितने, 7। इस सारणी में 7 आवर्त हैं। ये 7 आवर्त 10 क्षैतिज पंक्तियों द्वारा बने होते हैं, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं, जिसमें से पहले, दूसरे, तीसरे व 7वें आवर्त में एक एक क्षैतिज पंक्ति है। यहाँ पर एक एक आपके हॉरिजॉन्टल रोज पाई जाएगी, जबकि चौथे, 5वें व 6ठे आवर्त में 2-2 क्षैतिज पंक्तियां, 2-2 हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। अब 2 क्यों, तो आपको जो देखा होगा हमने, जो एलिमेंट्स हैं जो उनकी ग्रुपिंग करी थी वो ए और बी में करी थी। तो जो ये ए और बी ग्रुप होते हैं वो यहीं पर ये 2 क्षैतिज पंक्तियां आ जाती है। एक चल रही होती है ए के लिए, एक चल रही होती है बी के लिए। जब आप ब्रिज एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सेतु तत्व पढ़ेंगे, तब आप इस पॉइंट को समझ पाएंगे। इसके बाद पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही तत्व आते हैं आपके, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे और तीसरे आवर्त को में 8 तत्व हैं, इसलिए इन्हें लघु आवर्त यानी शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। केवल इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं आपके।
चौथे और पांचवें में, जो फोर्थ पीरियड है आपका और फिफ्थ पीरियड है, उन दोनों में 18 एलिमेंट्स आते हैं, इसीलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, दीर्घ आवर्त कहते हैं। अब ये जो सिक्स्थ पीरियड है, छठा आवर्त, और सातवां पीरियड, सेवेंथ पीरियड जो सातवां आवर्त है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त, वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, तथा इसमें 32 तत्व हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 32 एलिमेंट्स हैं, परंतु इनमें से 14 तत्व, जो 14 एलिमेंट्स हैं, वो हमने कहां से, 58 से लेकर 71 एटॉमिक नंबर तक, परमाणु क्रमांक तक, इनको सारणी से बाहर नीचे की ओर अलग से एक श्रेणी के रूप में, अलग से एक सीरीज में हमने क्या हुआ है, रखा हुआ है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट, मतलब बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, हमारी अर्थ पर हार्डली, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। और इनकी सीरीज को लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। रीजन यह है कि इनका जो पहला एलिमेंट होता है वो लेंथेनम कहलाता है, लेंथेनम इनका पहला एलिमेंट है, और बाकी सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं कुछ कुछ लेंथेनम की, इसलिए इस सीरीज को लेंथेनाइट कहा जाता है। और सेवेंथ पीरियड में जो है, इसे भी वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी टोटल 32 एलिमेंट्स आते हैं, बट 14 एलिमेंट्स, 14 तत्व, परमाणु क्रमांक 87 से 118, यानी कि एटॉमिक नंबर 87 से 118 तक। फिर कहाँ रखे हुए हैं? नीचे अलग से रखे हुए हैं। और इनको भी एक्टेनाइट्स, इनको क्या कहा जाता है? एक्टेनाइट्स, क्योंकि इनका पहला एलिमेंट क्या होता है? एक्टेनम है इनका पहला एलिमेंट, जिसकी वजह से इनकी श्रेणी को, इनकी सीरीज को एक्टेनाइट्स कहा जाता है। फिर कह रहे हैं सेवेंथ पीरियड में ही जो यूरेनियम है, वहां पर उसका परमाणु क्रमांक है 92 एटॉमिक नंबर होता है, कि आगे के सभी तत्व, 92 के आगे जितने भी एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, वो वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से बनाए गए, मतलब आर्टिफिशियल मेथड से साइंटिस्ट ने उन्हें फॉर्म किया है। ये तत्व प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, दे आर नॉट अवेलेबल इन द नेचर, ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इसीलिए इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक अथवा पोस्ट यूरेनिक, पोस्ट यूरेनिक क्यों? यूरेनियम के बाद आने वाले, और ऐसे जो कुछ इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो यूरेनियम से ही बनाए गए हैं, तो इस वजह से इन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। जो सबसे पहला ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है उसका नाम है नेपच्यूनियम। तो अगर कोई साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने मतलब नेपच्यून को सिंबल मान करके इसका नाम क्या रख दिया? नेपच्यूनियम। या आप देखेंगे अभी बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, इस तरह से एलिमेंट्स के नाम रखे गए हैं। देन इसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व, मतलब कोई भी पीरियड जो स्टार्ट होता है उसमें जो पहली आपकी जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहला ग्रुप होगा, वो एल्कली मेटल का होगा, क्षार धातुओं का होगा। और जो अंतिम तत्व होगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा, वो कोई ना कोई नोबेल गैस होती है। नोबेल गैसेस वैसे भी आपकी जो मेन नोबेल गैस हैं वो हीलियम से स्टार्ट होती हैं। हीलियम आपकी पहली नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपकी क्या है? ये आपकी उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसेस हैं। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? इन्हें बताया जा चुका है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो बाहतम कोश होता है, उसका अष्टक पूर्ण होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो आपको NH2NP6, यहाँ पर जो N होगा वो उसके पीरियड का नंबर होगा, तो NH2NP6, तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, अष्टक पूरा होता है, जिसकी वजह से ना ही ये गैसें किसी को इलेक्ट्रॉन देती हैं, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो ये कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी या किसी भी तरह का रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करती हैं। हाँ, फिर भी जो आपके नीचे, मतलब जैसे जैसे आप ग्रुप में, नोबेल गैस के ग्रुप में नीचे जाएंगे, जैसे जिनॉन है, रेडॉन है, तो जिनॉन के आपको फ्लोराइड और ऑक्साइड मिल जाएंगे। क्यों? इसका रीजन है कि जैसे जैसे हम किसी भी समूह में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी है थोड़ी बढ़ती जाती है। तो ऑलमोस्ट ये तो है नॉन रिएक्टिव, लेकिन साइज बड़ा हो जाने की वजह से रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और सिर्फ इस वजह से ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के साथ ही जिनॉन जो है वो फ्लोराइड और ऑक्साइड बना लेता है, जिसके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। जो हम आपके पी ब्लॉक तत्व पढ़ेंगे उनमें नोबेल गैसेस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। देन इसके बाद इनकी जो स्पेशलिटी है वो है ग्रुप्स इनके, यानी कि समूह। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में अब कुल वर्गों की संख्या 9 है। अब जो हमारे टोटल ग्रुप्स जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो नंबरिंग है 1 to 9 नहीं है, ये है 1 to 8। और मैंने भी आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से, यानी कि
इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण की सहायता से जब ग्रुप निकालना सिखाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ, फिर 0 ग्रुप, इस तरह से मैंने आपको सेंड किया था, है सेकंड बी, थर्ड बी। तो वही यहाँ पर इन्होंने ग्रुप नंबर किया हुआ है, 0 1 से 9 होकर के 1 से 8 तक है, और इसके बाद एक 0 वर्ग है, मतलब है तो टोटल 9, लेकिन उनकी जो नंबरिंग है वो 1 से 8 है रोमन नंबर्स में, एंड देन उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है 0 ग्रुप। मेंडलीव के समय इस आवर्त सारणी में 8 वर्ग ही थे। जो मेंडलीव थे उनके टाइम पर केवल 8 ग्रुप ही पाए जाते थे। 0 वर्ग में उत्कृष्ट गैसों को बाद में रखा गया है, इसीलिए इसको 9th ना दे करके क्या दे दिया इन्होंने, 0 ग्रुप बना दिया, और उसमें जितनी भी इनर्ट गैसेस थी वो सारी उसमें एंटर हो गई। 0 वर्ग सहित आवर्त सारणी में कुल 9 ग्रुप हैं। आवर्त सारणी में 0 वर्ग सबसे दाईं तरफ, यानी कि जो राइट साइड है आपकी, राइट साइड में आपका 0 ग्रुप पाया जाता है। सारी नोबल गैसेस इसमें रखी हुई हैं। 0 और 8वें वर्ग को छोड़ करके सभी ग्रुपों को 2-2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जो 8th है हमारा और जो 0 वाला है, जो 0 ग्रुप है, जो 8th ग्रुप है, इन दोनों को छोड़कर फर्स्ट से लेकर 7th तक सारे 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एंड सिमिलरली बी पार्ट आ जाता है। तो देखिए, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी, ये इनके ग्रुप की क्या थी, स्पेशलिटी थी, जो आप पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। एक यहाँ पर टेबल दी हुई है जो आपको आपके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग फैमिलीज के बारे में बताती है कि कौन कौन से ग्रुप में हमने किन किन ग्रुप्स में हमारे एलिमेंट्स को डिवाइड किया है। जैसे जो पहला ग्रुप है हमारा, वो है क्षार धातुएं, जिन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लीना करे रब से फरियाद, ये इसका शॉर्ट वो है, ट्रिक है याद करने की। तो क्षार धातुएं आई। फिर फर्स्ट बी में कॉइनेज मेटल्स है, मुद्रा धातुएं जिन्हें कहते हैं, जिनसे मुद्राएं बनती हैं। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। सेकंड ए में आपकी एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। ऐसी धातुएं जो क्या है, बेसिक भी हैं और हमारे कहाँ पाई जाती हैं, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाबा राजी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसे लर्न करने की। देन उसके बाद फोर्थ ए, यहाँ पर फोर्थ गायब है, तो फोर्थ में हमने कार्बन फैमिली यानी कि कार्बन परिवार के सदस्यों को रखा हुआ है। फिफ्थ ए को नाइट्रोजन फैमिली कहा गया, नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आते हैं आपके। और चाल्कोजन में ऑक्सीजन फैमिली है आपकी, ऑक्सीजन, सल्फर जैसे एलिमेंट आते हैं। जो 7th ग्रुप है उसमें हेलोजन्स को रखा हुआ है। हेलोजन के सॉल्ट बनते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जो 8th ग्रुप है उसमें हमारी नोबल गैसेज आ जाती हैं, इनर्ट गैसेज आती हैं। इनको हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये हमारी मेन अक्रिय गैसें, मेन नोबल गैसेज हैं। तो इस तरह से हमने फैमिलीज को डिवाइड कर दिया। तो अगर आप सोचो आपने फैमिलीज भी लर्न कर ली, तो आपको कितने सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही लर्न हो जाते हैं विदाउट एनी हेल्प। कोई भी आपको कुछ उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं और आप उनको लर्न कर लेते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के विशेष तत्व, साइलेंट फीचर्स ऑफ द मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या होता है इसमें, हमारी जो स्पेशलिटी है, हमारी क्या खासियत है, क्या अच्छाई है हमारे मेंडलीव की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। ये क्या होते हैं, द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के तत्व प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व कहलाते हैं। निरूपक का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हमारे सेकंड ग्रुप है, जो सेकंड पीरियड है एंड जो थर्ड पीरियड है, आपके हॉरिजॉन्टल ये आपकी रोज जो है वो आपकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन्हें आपका आवर्त या पीरियड कहा जाता है। तो कह रहे हैं जो सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, उसमें जो तत्व आ रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिरूपी तत्व या निरूपक तत्व, रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ये तत्व, अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये तत्व अपने वर्गों में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। बिकॉज दीज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट आइडियली टू देयर ग्रुप, वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने आए हैं। भाई यहां से ये तो पीरियड है, लेकिन जो ग्रुप स्टार्ट होता है, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, जो समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं, उन्हें
एक आवर्त में नहीं रखा जाता, उन्हें कहाँ रखते हैं, एक समूह में रखते हैं। और वो समूह कहाँ है, वो समूह इस तरह से जो आपकी वर्टिकल लाइंस आप देखते हो, जो वर्टिकल रोज होती हैं, जो आपके ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इनमें जो तत्व आ रहे हैं। तो अब इन तत्वों में सपोज मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल ओपन करता हूं। ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, मैंने कहा कि मैं हेलोजन फैमिली की बात करता हूं। तो हेलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आपके हेलोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। ये सारे एक ग्रुप में आएंगे हेलोजन फैमिली के मेंबर्स। तो इसमें जो फ्लोरीन होगा ये सेकंड पीरियड का है, और जो क्लोरीन है ये सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों अपने इस ग्रुप को, अपने इस समूह को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को दर्शाएंगे। कि अगर आपने फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली तो उसी के सिमिलर, उसी की जैसी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की होगी। क्यों? क्योंकि हमने यही कहा है जो हमारे समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करने वाले हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हमने एक सेम ग्रुप में रखा हुआ है हमारी पीरियोडिक टेबल में। तो हमें अब क्यों जरूरत हो सबके बारे में पढ़ने की, हम क्या करें, इनके जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लें, वैसे ही जनरल कैरेक्टर्स ये क्या करेंगे, शो करेंगे। हाँ, हर एक एलिमेंट की अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, वो डिफरेंट होंगी, जो उसको दूसरे से अलग बनाती होंगी। लेकिन मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो ज्यादातर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, वो एक दूसरे के सिमिलर होंगी। तो ऐसे एलिमेंट्स, अब वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, सेकेंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के। हर ग्रुप में जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, वो अपने ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने समूह के क्या होते हैं, निरूपक तत्व कहलाते हैं, जो अपने समूह को, अपने ग्रुप को निरूपित करते हैं, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है या फिर निरूपक तत्व कहते हैं। यहाँ पर मैंने ये आपको एज अ एग्जाम्पल यहाँ पर टिक भी किया हुआ है। ये आपके वर्ग हैं, ग्रुप बने हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जिसमें मैंने सिर्फ द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त यहाँ पर बुक में दिया हुआ है। तो ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होंगे, ये अब लिथियम सोडियम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करेंगे। जो पहला समूह है लिथियम सोडियम पोटेशियम, सेकेंड पीरियड में बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अभी बताया था बेटा मांगे कार स्कूटर, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्सियम। इसी तरह से थर्ड ग्रुप में बोरॉन और एल्यूमिनियम है, फोर्थ में कार्बन और सिलिकॉन है, फिफ्थ में नाइट्रोजन फॉस्फोरस, सिक्स्थ में ऑक्सीजन सल्फर, सेवेंथ में फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये सब अपने अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं और इन एलिमेंट्स को निरूपक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। सेकंड आते हैं, जो हमारा पॉइंट है वो है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। क्या होता है इस फीचर में, देखिए, द्वितीय आवर्त माने सेकंड पीरियड के तत्वों के गुण तृतीय आवर्त के उन तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं जो उनके विकर्णी अभिमुख होते हैं, यानी कि डायगोनली उनके अपोजिट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपके सामने सेकंड पीरियड बना हुआ है, ये आपके सामने थर्ड पीरियड बना हुआ है। सेकंड पीरियड का हमने पहला ग्रुप लिया लिथियम सोडियम। अब क्योंकि ये एक समूह में है, एक ग्रुप में है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी, इनके जो गुण होंगे वो एक जैसे होंगे। बेरिलियम मैग्नीशियम के गुण एक जैसे होंगे, बोरॉन एल्यूमिनियम के, कार्बन सिलिकॉन के, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के, ऑक्सीजन सल्फर के, फ्लोरीन क्लोरीन के। मतलब सेम ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन विकर्ण संबंध के अकॉर्डिंग, यानी डायगोनल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, केवल ये प्रॉपर्टी सेकंड और थर्ड पीरियड में है कि सेकंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स, मतलब सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनसे डायगोनली अपोजिट है। मतलब लिथियम जो है वो सोडियम के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टी तो शो करेगा ही क्योंकि सेम ग्रुप में, बट लिथियम के कुछ कैरेक्टर जो है वो मैग्नीशियम से भी मिलते जुलते होंगे। लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ भी अपने कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन सिलिकॉन के साथ कुछ गुण जो है, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है। अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायगोनली अपोजिट हैं, यानी कि विकर्ण अभिमुख हैं, विकर्णी अभिमुख हैं, विकर्ण बना रहे हैं, यहाँ पे डायगोनल बना रहे हैं। इस वजह से इनके बीच जो रिलेशन है, इनके बीच जो संबंध है, इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहा जाता है।
ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझना है तो बस इस तरह से समझिए कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज या जो उनके गुण होते हैं वो समान गुण प्रदर्शित करते हैं, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। लिथियम सोडियम के साथ करना चाहिए, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ कर रहा है, ठीक है, बट केवल सेकंड और थर्ड पीरियड, दूसरे और तृतीय आवर्त के बीच में एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप पाया जाता है। क्या है वो रिलेशनशिप, क्या है वो संबंध, कि दूसरे आवर्त के कुछ तत्व, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट्स के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तृतीय आवर्त के उन तत्वों के साथ समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो उनसे डायगोनल बना रहे हैं, जो उनसे क्या बना रहे हैं, विकर्ण बना रहे हैं, यानी उनके डायगोनली अपोजिट है। जैसे लिथियम सोडियम के साथ तो करेगा ही क्योंकि सेम ग्रुप में है, बट लिथियम मैग्नीशियम के साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की सेम नहीं होंगी, बट कुछ प्रॉपर्टी सेम होती हैं। इस रिलेशनशिप को, इस संबंध को विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये पता कैसे चले, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे दिया, लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही सहसंयोजक एल्किल यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों ही नाइट्रोजन से सीधे संयोग कर नाइट्राइड बनाते हैं। मतलब लिथियम और मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके दोनों ही क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। तो सेकंड जो हमारा रिलेशनशिप था वो था विकर्ण संबंध यानी कि डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं सेतु तत्व, ब्रिज एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, ये भी हमारे किसके होते हैं, तृतीय आवर्त में यानी थर्ड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप से लेकर सेवेंथ ग्रुप के तत्व सेतु तत्व कहलाते हैं। थर्ड पीरियड में फर्स्ट ग्रुप से लेकर के जो सेवेंथ ग्रुप तक के आपके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सेतु तत्व कहलाते हैं। सेतु तत्व को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। क्यों इन्हें ब्रिज एलिमेंट कहते हैं, तो ध्यान दीजिए ब्रिज क्या होता है, ब्रिज किसे कहते हैं, सेतु किसे कहते हैं, जो दो किनारों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं, सेतु कहते हैं, उसे ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे थर्ड पीरियड के 1 to 7 नंबर ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कर क्या रहे हैं, ये तत्व अपने वर्ग के दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं। मतलब थर्ड पीरियड के बाद जो फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ, हमने पढ़ा था कि उसे मेंडलीफ ने दो सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। तो थर्ड पीरियड तक तो कोई सब ग्रुप नहीं आया था, फोर्थ पीरियड से आ रहा है। तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है वो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के लिए, अपने समूह, अपने वर्ग में आने वाले बाकी तत्वों के लिए सेतु का काम कर रहे हैं। मतलब सोडियम से ही यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो गया, एक तरफ पोटेशियम, एक तरफ कॉपर चला गया, एक तरफ रुबीडियम, एक तरफ सिल्वर चला गया, एक तरफ सीजियम, एक तरफ गोल्ड चला गया। इस तरह से ये सोडियम जो है ये इनके लिए क्या कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है। यहाँ पर एक तरफ ग्रुप ए के आपके एलिमेंट हो जाएंगे, दूसरी तरफ ग्रुप बी के हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे सेकंड ग्रुप में ये थर्ड पीरियड आपका चल रहा है, ये पीरियड नंबर आपका क्या है, यहाँ पर ये थर्ड पीरियड नंबर है आपका, और इसमें पहला ग्रुप ये था आपका, पहला समूह था। अब आते हैं दूसरे समूह की बात करते हैं। बेरिलियम से स्टार्ट होता, बेटा मांगे कार स्कूटर वापराजी। तो ये बेरिलियम मैग्नीशियम के बाद मैग्नीशियम से ही यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गई थी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई थी। तो अब यहाँ पर ये सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप बी है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में ब्रिज का काम करता है। क्यों ऐसा, क्यों बार बार ब्रिज क्यों कहा जा रहा है, हमने अभी कहा था ब्रिज क्या करता है, जो दो चीजों को आपस में जोड़ने का काम करे। अब क्योंकि इन सबको सेम ग्रुप में रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग इन सबकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ जब सोडियम पर पहुंचेंगे तो या तो आप ये ग्रुप चूज करिए या तो आप ये ग्रुप चूज करिए। इसका मतलब है कि या तो इस ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी या सब ग्रुप बी वाले की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सोडियम यहाँ पर ब्रिज एलिमेंट बनकर इन दोनों की प्रॉपर्टीज को पूरे ग्रुप के साथ कंबाइंड कर रहा है। तो सेतु तत्वों के गुण उस उपवर्ग के तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं जिनमें वे स्वयं उपस्थित होते हैं। यानी कि ब्रिज एलिमेंट जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उन जो बाकी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर सब ग्रुप में, उन एलिमेंट्स के साथ ज्यादा प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंग्लिश में देखिए ब्रिज एलिमेंट एक्चुअली में किन्हें कहते हैं, द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट टू सेवेंथ ग्रुप ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट। अभी आप जो निरूपक तत्व जो ट्रिपिकल एलिमेंट्स पढ़ के आए थे
किस पीरियड के? थर्ड पीरियड के। कहां से लेकर? फर्स्ट ग्रुप से लेकर 7th ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स होते हैं थर्ड पीरियड के, इन्हें ब्रिज एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो दो सब ग्रुप है हमारे ए और बी, यहीं से, इन तत्वों से ही, इन एलिमेंट से ही हमारे सब ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं। तो ये जो हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे, डायग्राम में देखिए, ये यहाँ पर आपका पीरियड नंबर 3 है, जिसमें हमारे पहले ग्रुप में जो एलिमेंट आता है वो होता है सोडियम, दूसरे ग्रुप में आता है मैग्नीशियम। तो पहले ग्रुप में जो ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, सब ग्रुप में डिवीजन हुआ, वो कहां से स्टार्ट हुआ? सोडियम से। तो ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप की जो बी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी जस्ट बिकॉज ऑफ सोडियम। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में सब ग्रुप ए जो कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम और मरकरी के साथ सिमिलर क्यों होंगी? मैग्नीशियम की वजह से। तो ये सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है? ब्रिज एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो है नॉर्मल तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स, और संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या होते हैं? तो इसके लिए हमें हमारे ब्रिज एलिमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। कह रहे हैं ब्रिज एलिमेंट जो, जैसे यहाँ पर सोडियम है, हमारा एक सेतु तत्व है, एक ब्रिज एलिमेंट है, इसने 2 सब ग्रुप में डिवीजन किया। अब इन 2 सब ग्रुप में से एक सब ग्रुप होगा जिसकी प्रॉपर्टी सोडियम से सबसे ज्यादा, यानी कि उस सब ग्रुप की प्रॉपर्टी इस ब्रिज एलिमेंट्स के साथ सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज, सबसे ज्यादा सामान्य व्यवहार या उसी के जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगी, उसी के जैसा बिहेवियर शो करेगा एक सब ग्रुप, और जो दूसरा सब ग्रुप होगा वो कम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी। ऐसे ही मैग्नीशियम के केस में इन दोनों सब ग्रुप में से एक सब ग्रुप के जितने एलिमेंट होंगे वो इस मैग्नीशियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेंगे, जबकि दूसरा सब ग्रुप कम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इसी के बिहाफ पर हमने इन दोनों सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स यानी नॉर्मल तत्व एवं संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। क्या होते हैं देखिए, जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुण से अधिक समानता रखते हैं, यानी कि दोज एलिमेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ दोज ग्रुप विच शो द सिमिलरिटीज और मोर सिमिलरिटीज विद ब्रिज एलिमेंट्स, उन्हें सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। दोज एलिमेंट्स विल कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। और यहां पर आप डायग्राम में देखिए, जो सोडियम है वो आपका ब्रिज एलिमेंट है। तो ये सोडियम क्या कर रहा है? 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर रहा है। ग्रुप आपका यहाँ पर ये सब ग्रुप ए है जिसमें पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम आ रहा है। दूसरे सब ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ रहा है। तो इन दोनों सब ग्रुप में से एक सब ग्रुप होगा वो क्या करेगा? वो आपका सोडियम के साथ ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, जबकि जो दूसरा आपका सब ग्रुप है वो सोडियम के साथ कम सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। और ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ देखिए, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम एक सब ग्रुप है, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये आपका दूसरा सब ग्रुप है। तो इन दोनों सब ग्रुप में से भी कोई एक सब ग्रुप होगा जो मैग्नीशियम के साथ ज्यादा प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करेगा, ज्यादा समानता दिखाएगा, जबकि दूसरा सब ग्रुप कम समानता, कम सिमिलरिटी शो करेगा। तो इसी के बिहाफ पर हमने हमारे दोनों सब ग्रुप के एलिमेंट्स को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। एक नॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि नॉर्मल तत्व, दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व। क्या होते हैं नॉर्मल तत्व? जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से अधिक समानता रखते हैं, यानी कि दोज एलिमेंट्स विच शो मोर सिमिलरिटीज विद ब्रिज एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स, उन्हें सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं। सेतु तत्व को सभी सामान्य अथवा नॉर्मल तत्व कहते हैं, और जो सेतु तत्व होंगे, जो ब्रिज एलिमेंट है, वो तो नॉर्मल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। और याद रखिएगा कि हर ग्रुप के लिए जो सब ग्रुप ए होता है, जो आपका पहला सब ग्रुप होगा, जो उपवर्ग ए होगा, वो उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल तत्व कहलाते हैं। वहीं पर संक्रमण तत्व क्या होंगे? जो आपका सब ग्रुप बी हो जाएगा। अगर डेफिनेशन दे ट्रांजिशन एलिमेंट की तो क्या होगी? उपवर्ग में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के गुणों से कम समानता रखते हैं, यानी कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सब ग्रुप विच शो लेस सिमिलरिटीज विद ब्रिज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट से लेकर के 7th ग्रुप तक जो सब ग्रुप बी होता है, तो उस सब ग्रुप को, जो बी सब ग्रुप होता है, उसमें जितने एलिमेंट आते हैं उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। देखिए 8th वर्ग के तत्वों को भी संक्रमण तत्व कहते हैं। जो 8th ग्रुप में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो है ही संक्रमण तत्व। साथ में सभी बी उपवर्गों तथा 8th वर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि जो जितने ब्रिज एलिमेंट होंगे, जो सेतु तत्व होंगे, वो सारे नॉर्मल एलिमेंट होंगे। अब इन ब्रिज एलिमेंट्स के साथ, जैसे सोडियम यहाँ पर और मैग्नीशियम यहाँ, सोडियम के साथ ये जो पहला सब ग्रुप है, इसके एलिमेंट सबसे ज्यादा जो सिमिलरिटीज हैं, सबसे ज्यादा जो समानताएं हैं वो प्रदर्शित करेंगे। तो सोडियम के साथ जो सब ग्रुप ए है ये आपके नॉर्मल एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ जो आपका सब ग्रुप ए है, जो उपवर्ग ए है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो तत्व हैं वो ज्यादा समानता प्रदर्शित करेंगे, तो ये भी नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो सब ग्रुप बी है और यहाँ पर जो सब ग्रुप बी है, वो दोनों क्या करेंगे, सब ग्रुप बी सोडियम और मैग्नीशियम के साथ कम समानता दर्शाएंगे, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहा जाएगा। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? जब आप आपकी पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जो न्यू आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे, तो उसमें जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्व की कैटेगरी में रखा गया है। और उन्हीं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होता है, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जो लेंथेनाइट सीरीज है, और जो 90 से लेकर 103 तक जो एक्टेनाइट सीरीज है, वो आपकी कहां से निकली है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से निकली है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर से वो सीरीज अलग करी गई है। इस वजह से इसे आंतरिक संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए क्या होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइट श्रेणी के तत्व या लेंथेनाइट्स अथवा दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज एलिमेंट्स और लेंथेनाइट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एंड परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व या एक्टेनाइट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 90 to 103 आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एक्टेनाइट सीरीज और नॉर्मली एक्टेनाइट्स। लेंथेनाइट श्रेणी के तत्वों के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जो लेंथेनाइट की जो सीरीज के जितने एलिमेंट्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। और इसी प्रकार से जो एक्टेनाइट सीरीज, जो एक्टेनाइट श्रेणी के तत्व होंगे, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। रीजन क्या है? चाहे लेंथेनाइट सीरीज हो चाहे एक्टेनाइट सीरीज हो, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक में, यानी कि जो आपका आपने फिल किया था 4f और 5f सीरीज, जब आप फिल करते हो तो f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो 4f1 से लेकर के 4f14 तक के जितने एलिमेंट होंगे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करते हैं, तो आप पाएंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f1 से लेकर 4f14 तक जाएगा, वो 14 एलिमेंट आपके क्या कहलाएंगे? लेंथेनाइट कहलाएंगे। और इसी तरह से 5f1 से लेकर के 5f14 तक के जो आपके 14 एलिमेंट्स हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f जो सबशेल है, जो f उपकोश है, उसमें जा रहा है, लेकिन अब पीरियड नंबर 5 हो गया। क्यों? क्योंकि ये 4th पीरियड से निकलती है, ये 5th पीरियड से, यानी कि ये 4थे आवर्त की श्रेणी से निकलती है, ये 5वें आवर्त की श्रेणी से निकलती है। तो इसे कहते हैं, जहां पर 4f1 से लेकर 4f14 होगा वो लेंथेनाइट सीरीज होगी, 5f1 से 5f14 जो है वो एक्टेनाइट सीरीज होगी। तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दोनों ही केस में जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो f सबशेल में जा रहा है, f उपकोश में जा रहा है। तो इन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो रासायनिक गुण होंगे, वो एक जैसे होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं? भाग लेते हैं जाकर। द इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। सो यहाँ पर सारे जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जो एकदम लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो एफ सबशेल में जा रहा है। तो इसीलिए लेंथेनाइट जो श्रेणी है, जो लेंथेनाइट सीरीज है, उसके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। जो एक्टेनाइट सीरीज है, उनके सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो कैटेगरी है उसके अंदर से निकले हुए होते हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।
तो ये हमारे कुछ स्पेशल फीचर थे। आज आपको इतना ही एक्सप्लेनेशन समझना है और एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। वीडियो नहीं समझ में आएगी तो रिपीट करके देखेंगे वीडियोस को। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, just message me and ask your doubts. Okay, thank you class.